अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा एक फ़र्स्ट लेक्चर है, जो कि हम जनरल लेक्चर भी हमने लोगों को लिंक शेयर किया है। तो आज से बाकायदा हमारी क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है और इस क्लास का बुनियादी मकसद आपकी मुस्तनद और मेयारी तैयारी है। बहुत सारे लोग आपको तैयारी के हवाले से गाइड भी करते हैं, मगर हमारी ये कोशिश रही है कि हम आपको बेसिक चीज़ों से लेकर आपको एक हाई लेवल की चीज़ें आपको करवाई जाए। चूँकि जब इंसान की बेस मजबूत होती है और हमारा मकसद ना सिर्फ टेस्ट है, बल्कि हम आपके माइंड में ये एक जुस्तजू लाना चाहते हैं कि आपके पास एक भरपूर इल्म हो और आपका शुमार एक स्कॉलर की हैसियत से हो। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। और जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, मगर इसमें काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके लिए हमें एक बुनियाद को लेकर आगे बढ़ना होगा। दूसरी एक अहम चीज़ है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि ये एजुकेटर्स के लिए हवाले से, चूँकि अभी ये सेशन शुरू हो रहा है और पीएमएस के जो जनरल नॉलेज है, फिर उर्दू के ऐसे भी हमने करवाने हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। बहुत सारे लोग जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि हमें कोई पास पेपर्स मिल जाए, हम उन पास पेपर्स को हल कर लें, बस वही उसको काफ़ी समझते हैं। और जैसा कि इम्तियाज़ शाहिद की किताब उसको हल कर लिया तो कहते हैं कि शायद हमारे मार्क्स आ जाएंगे। देखिए, पीपीएससी का पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है और अब वो रिवायती क्वेश्चन जो है वो आपको वो नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो वो आपको कामयाब नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि बहुत एक तफसील के साथ आपको तैयारी रिक्वायर्ड होती है। सेकंड जो बात है वो है कि आपको टेस्ट के साथ साथ आपकी इंटरव्यू की एबिलिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए। मिसाली ग्रुप का यही मकसद है कि आपको हर लिहाज से एक उम्दा और मुस्तनद तैयारी करवाई जाए। हम इंशाल्लाह आपको फर्स्ट लेक्चर में कह रहे हैं कि तरतीब के साथ हमने वर्क करना है। और मैं हमेशा एक चीज़ का कायल हूँ कि वन बाय वन हम चीज़ों को सीखते जाएंगे और इसके साथ हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। जल्दबाजी कोई नहीं है। जो चीज़ पढ़ेंगे उसके नोट्स होंगे, जो चीज़ पढ़ेंगे उसकी वीडियो लेक्चर आपको भेजा जाएगा और इसके साथ साथ आपके टेस्ट होंगे। हम बुनियादी चीज़ों पे बिलीव करने वाले हैं। इस हवाले से आपने ज़िम्मेदारी का जो है वो मुज़ाहरा करना है। और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएं, ये नहीं है कि आप उसको सुने ना, उसको पढ़े ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ना भी है, आपको वर्क भी करना है। इस अंदाज में आप एक अच्छी तैयारी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अभी हम आगाज़ करेंगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट चूँकि हमने शुरू करने होते हैं। अभी जो हमारा 20 दिन का प्लान है उसमें हमने 3 सब्जेक्ट अभी सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से हम वर्क करेंगे। तो अब ये जनरल नॉलेज के हवाले से हमारा एक पोर्शन है जिसको हमने रेडी करना है, वो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के भी बारे में पढ़ेंगे। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है इसमें, मगर हम इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर आपको वीडियो लेक्चर्स देंगे ताकि कम वक्त में वर्क ज़्यादा कवर हो सके। और इसके अलावा जियोग्राफी हमने शुरू करनी है और इसके साथ हमने एवरीडे साइंस। तो हमारा ये 20-25 दिनों का जो टारगेट है, हम इंशाल्लाह आपको ये 3 सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से कवर करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बस दुआ है कि आप लोग भी उसके साथ भरपूर मेहनत कीजिएगा जी। तो ये बहुत सारे लोग बाद में ऐड होते हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये हिस्ट्री का लेक्चर है। सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, तारीख़े बरे सगीर। अब आपको ये बता दें कि कोई भी पर्सन हो या कोई भी जो आप पेपर दे रहे हैं,
तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें से आपको 10 मार्क्स का 10% आपको पेपर 100 मार्क्स में से आता है। सो इसमें हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट में जो आप देखते हैं तो वो कुछ बुनियादी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, और कुछ हमें वो लेवल भी इख्तियार करना होगा जिसके बारे में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन समेत दीगर जो इम्तिहानात है उसके अंदर सवालात होते हैं। सो मैं पहले इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, इसकी बेस बताऊंगा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे और आपको कंप्लीट करेंगे 1857 तक, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट वो शुरू हो जाएगी। सो इस पे तकरीबन 20-22 लेक्चर्स होंगे। अब हमने क्या 20-22 लाइव क्लासेस रखनी है, तो ऐसा नहीं है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि 4-5 लाइव क्लासेस लें और उसके साथ आपको वीडियो लेक्चर्स आपको भेजते जाएं ताकि आप उसको सुनते जाएं, इसके नोट्स पढ़ते जाएं और इसकी एक तैयारी जामे हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपको बताने वाला है कि हम जो सब कॉन्टिनेंट जो है ये बर्रे सगीर क्या है, सब कॉन्टिनेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बर्रे सगीर क्या है। अब बर्रे सगीर जो है हम एक खिता हम अमूमन ये कहते हैं, मगर ये इंडस वैली, ठीक है, ये इंडस वैली जो है ये उसका एक अहम हिस्सा है इंडस वैली का, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके साथ साथ जो एरिया बना था जो वैदिक पीरियड से और उसके पीरियड प्री वैदिक और वैदिक के बाद, यानी कि वेद आपने पढ़े होंगे, अगर आपने कभी वैदिक दौर के बारे में सुना हो, वैदिक दौर, तो ये हिंदुओं में उनके मजहबी किताब है वेद, ठीक है। तो इस वजह से उसको वैदिक दौर कहते हैं और वेदों की तादाद है 4, ठीक है। ये कुल वेद कितने हैं? 4। इसमें ऋग वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। ये कभी कभी सवाल इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, टेस्ट में भी आ जाता है। तो वैदिक दौर जो आर्यंस के आने के साथ शुरू होता है इंडस वैली, उसके हवाले से है। अब 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इसको ऋग्वेद भी पढ़ते हैं। अब बरे सगीर हम किसे कहते हैं? अब बरे सगीर में जो अहम चीज होती है, सब कॉन्टिनेंट जो होती है, वो कंसिस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, जो एक सियासी, जोग्राफियाई और सकाफती एतबार से अपनी एक शनाख्त रखती हो, एंड आल्सो अ लार्ज लैंड ऑफ मास, और एक बड़ी जमीन का खिता हो, उसको हम बरे सगीर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बरे सगीर। अब देखिए, बरे सगीर में कोई एक कौम नहीं होती, मुख्तलिफ अकवाम यहाँ पे आबाद होती हैं। सो उस अंदाज में हम ये समझते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज थे। अब सब कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि सब कॉन्टिनेंट की बरे सगीर का सबसे बड़ा जो मुल्क है वो इंडिया है। अभी आपको ये बता दें कि अब जो कंसिस्ट करता है सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर जो है, ये कितने मुल्कों पे मुश्तमिल है। अभी जो उसके अंदर मुल्क बने आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पे इंडिया देख लें, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहां पे आप भूटान देखते हैं। तीसरे नंबर पर यहां पे आप मालदीव देखते हैं। चौथे नंबर पर यहां पे एक और मुल्क है जिसको हम कहते हैं लंका या श्रीलंका, ठीक है, ये है। 5वें नंबर पर अब 2 मुल्क है, पहले तो एक था, अब उसमें एक बांग्लादेश है, ठीक है, और दूसरा पाकिस्तान है। अब ये 6 कंट्रीज पे जो मुश्तमिल है ये बरे सगीर है। ये क्या कहलाती है? ये बरे सगीर। ये सवाल भी आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे अगर सब कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा जा रहा है
तो सब कॉन्टिनेंट एक तो कहते किसे हैं, वो मैंने आपको डेफिनेशन उसकी बता दी कि जो सियासी, जोग्राफियाई और सकाफती एतबार से एक मखसूस अपनी पहचान रखते हो और एक बड़ा एरिया हो जमीन का उनके पास, उसको हम क्या कहते हैं, ये बरे सगीर है। अब ये चलती है इंडस वैली के सिविलाइजेशन, यानी कि दुनिया के अंदर अब जो तहजीबें हैं, दुनिया के अंदर जो तहजीबें हैं वो आप देखें तो बहुत पुरानी पुरानी 3 तहजीबें मिलती हैं। एक हमें इराकी तहजीब मेसोपोटामिया, ठीक है, दूसरी हमें मिलती है मिस्री इजिप्ट, मिस्री तहजीब है, और तीसरी जो है वो वादिये सिंध की तहजीब है, इंडस दरिया रिवर की, ठीक है, इंडस वैली जिसको हम कहते हैं। तो दुनिया की ये 3 तहजीबें हैं, मेसोपोटामिया, इजिप्टन और वादिये सिंध, यानी कि इंडस वैली, ये 3 तहजीबें हैं। तो इस तहजीब के अंदर जो आकर आर्याई कौम, आर्यंस जो बसे थे, उस वजह से इस खित्ते को सब कॉन्टिनेंट यानी कि बरसगीर कहा गया, क्योंकि उसके बाद मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ सकाफतें और इस तरह मुख्तलिफ जोग्राफियाई खुदोखाल खित्ते के एतबार से जो इलाके में लोग बसे थे, लाइक उसमें भूटान था, उसमें मालदीव था, उसमें लंका था, ये सारे कंट्रीज जो है ना वो क्या कहलाते हैं, ये वादिये सिंध की तहजीब में बसने वाले सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। सो अभी आप जोग्राफिया में भी पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंट क्या है, सब कॉन्टिनेंट क्या है। अब जब उसके आप बर्रे आज़मों के बारे में पढ़ेंगे तो बर्रे आज़म एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, अमेरिका है, दीगर जो हमारे साथ बर्रे आज़म हैं उनके बारे में हम जोग्राफिया के अंदर बड़ी तफसील के साथ इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सो आपकी बेस लाजमी होनी चाहिए कि हमने इन चीज़ों को कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं हिस्ट्री के अंदर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बस ये है कि हमें हिस्ट्री से दरअसल थोड़ा सा डर भी लगता है और बाज़ औक़ात हमारे मिजाज के मुताबिक सब्जेक्ट नहीं है, और बहुत ज़्यादा ख़वातीन को ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती बिकॉज वो इसको डिफ़िकल्ट समझती हैं। सो इस वजह से जो चीज़ मुश्किल लगती है उसको पढ़ने के लिए भी दिल कम करता है, लिहाजा इस वजह से कोई चीज़ें मुश्किल हो जाती है। मगर आपको ये बता दें, एजुकेटर्स के अंदर, पीएमएस के जनरल नॉलेज के अंदर आपको जिलादार, एलडीए जितने भी 1 पेपर है उस सब के अंदर 10 नंबर का पोर्शन ये वाला है। 8 से 10 क्वेश्चन जो है ना आपको हिस्ट्री से आएंगे। सो इसको आपने अच्छी तरह से करना है। अब देखिए, ये तो चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये दौर था। अब 647, ठीक है, ईस्वी, इससे आगाज होता है बरसगीर की तहरीक का। उस वक्त राजा हर्षवर्धन थे, उनके दौर में हर्षवर्धन ये थे, और उनके बाद ये दौर शुरू होता है। अगरचे ये एक मजबूत उस वक्त के बादशाह थे, मगर क्या हुआ कि इस दौर के बाद अदम इस्तेकाम, ठीक है, अनस्टेबिलिटी जो है वो ये खिता जो है वो उसका सामना करना पड़ा। फिर तखरीब कारी का दौर था, ठीक है, तखरीबी जराए इस्तेमाल किए जाने लगे, और इसी तरह रियासती जो निज़ाम था इसके बाद, क्योंकि बरसगीर को एक छोटा इलाका नहीं है, एक बहुत बड़ा इलाका था, तो हर इलाके का अपना एक सरबराह होता था और उसको राजा की हैसियत हासिल थी, यानी कि हर रियासत का एक राजा होता था। उसमें अपने अपने मामलात के हवाले से मुख्तलिफ सिस्टम के तहत वो दूसरे लोगों के साथ जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे 2 तरह से आप देख सकते हैं, एक पॉलिटिकल कंडीशन है और एक सोशल कंडीशन है, यानी कि एक सियासी लिहाज से बरसगीर का खिता क्या था। देखें, इसमें आपकी बेस के लिए मैं ज्यादा चीजें कर रहा हूं, बोर ना होइएगा, परेशान भी ना होइएगा, क्योंकि ये चीजें आपको आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी हैं, आपके टेस्ट के लिए भी, आपके इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है। और इसी से आगे आपको समझ आएगी कि हमने आगे सारा क्या पढ़ना है। और बाकी जो अहम चीजें हैं ना वो तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर में आपकी ऐसे हो जाएगी फौरी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूं। अब छोटी छोटी रियासतें मौजूद थी और सोशल निज़ाम इतना ख़राब था कि ज़ात और बरादरियों का निज़ाम था, जिसकी वजह से जो है उस इलाके में कोई इस्तेहकाम नहीं था
और फिर जुल्म सितम और बर्बरियत का दौर दौरा था, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ा है। कुछ तो अच्छे हालात में रहे और कुछ बुरे हालात में। अब इसमें आप ये चीजें देखें कि इसमें जो जात पात का निज़ाम था, तो चूंकि ये आर्यंस थे और आर्यंस यहाँ पे हिंदू, हिंदू का लफ्ज़ी माना काला, तो यहाँ पे 4 अक़वाम जो है वो आबाद थी, ठीक है, और वो मशहूर व मारूफ थी। एक कौम थी ब्राह्मण, ठीक है, एक कौम ब्राह्मण ठहरी, इसको कुश्तरी भी कहते हैं, खत्री भी कहते हैं। इसके बाद तीसरे है वेश, ठीक है, चौथे है शूद्र। अब ये जो 4 अक़वाम हैं, आपको समझ आ रही होगी उम्मीद है। ये 4 अक़वाम उस दौर में जात पात के निज़ाम से जुड़ी हुई थी। अब सबसे आला जो मुकाम था वो था ब्राह्मण का, ठीक है। इनका काम था पूजा, ठीक है, करना, इबादत करना, मजहबी रसूमात को अदा करना और मजहबी मामलात को लेकर चलना। अब ये मजहब से रिलेटेड होने की वजह से ये जितने भी हुक्मरान आए थे उनसे इनके अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि हुक्मरानों की मजहबी पूजा पाठ और उनके दीगर लवाजमात को पूरा कौन करते थे? ब्राह्मण। इस वजह से आला आला ओहदों पे भी फायज थे ब्राह्मण, जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण जो है उस वक्त की एक आला जात थी, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे जो थे कस्तरी, इसको हम खत्री भी कहते हैं। अब ये वो लोग थे बेसिकली, ये सल्तनत के निजाम को चलाने वाले थे, निजाम हुकूमत, ठीक है, ठीक। ये इनके पास था, मुल्की नज़्म व नस्क जो चलाना ये इनके पास था, और इस लिहाज से चूंकि इक्तदार इनके पास होता था, लिहाजा ये बड़े अहम समझे जाते थे कि मुल्क के निज़ाम के लिए ये अहम समझे। अब ये दो जो है ना एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे थे, और ये इबादत के लिए, ये निज़ाम के लिए, इनमें काम काज, कारोबार, बाकी मामलात किसी के जिम्मे भी नहीं था। अब तीसरी कौम है वेश। हम इसके बारे में देखते हैं तो वेश जो है वो एक कारोबारी लोग थे, कारोबारी लोग। अब कारोबारी लोगों में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक थे। आप इसके बारे में देख सकते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ पेशे आप ज़राअत कह सकते हैं, उस वक़्त सनत थी, सनत हरफत, उसके हवाले से आप कह सकते हैं, और ये कारोबार करके देते थे। अब चूंकि ये जो शूदर है, आखिरी इसमें एक किस्म है, और सबसे शूदर आपको लफ्ज से ही पता चल रहा है कि शूदर उस कौम को कहा जाता था कि जो सबसे घटिया तरीन समझी जाती थी। और ये जैसा कि इन यहां पे और इसके दरमियान फासला है ना, तो हकीकत में भी यहां पे ब्राह्मण कहां खड़ा है, शूद्र कहां खड़ा है, तो हकीकत में भी ये फासला इनके दरमियान था कि शूद्र जो है उस वक्त जो है वो किसी भी लिहाज से उनको कोई ओहदे, कोई मुकाम मर्तबा नहीं था। तो अब ये काम थे खिदमत के लिए, ये खिदमत के लिए पैदा हुए, ये कहा जाता है, और ये ऊंची आबादियों में रहते थे। इनके लिए वेदों का सुनना भी जायज नहीं था। अगर कोई शूद्र जो है ब्राह्मण की आवाज सुन लेता था तो शूद्र के कानों में सीजा पिघलाकर उसके कानों में डाल दिया जाता था। एक लफ्ज है, एक नारा या एक बात इनके लिए एक मशहूर है कि ये इनके लिए एक लाजमी समझा गया कि जब कहीं ये मजलिस में होंगे, शूद्र या रास्ते से जा रहे होंगे, तो ये एक लफ्ज बोलेंगे, हटो बचो, हटो बचो। अब जो ये लफ्ज बोलेगा इसका मतलब है कि ये शूद्र आ रहा है, लिहाजा इसके साथ कोई टच ना हो जाए, इस लिहाज से ये लफ्ज बोला जाता है, हटो और बचो। लिहाजा अगर कोई नहीं कहता था तो वो कसूरवार शूद्र होता है, वो कसूरवार कौन होगा? शूद्र होगा। क्योंकि ये अगर शूद्र किसी के साथ टच भी कर जाते थे तो ये उनको कत्ल कर देते थे, और इस लिहाज से इनके ऊपर बड़े जुल्म सितम थे। पर इसके अलावा भी ब्राह्मण अगर कोई कत्ल करता था तो उसको मुआफी भी मिल जाती थी। किस सूरत में? या तो कफारा दे सकता है या फिर वो खैरात कर सकता है। और अगर कोई वेश, ये वाले
ये कोई वेद पढ़ ले तो इन वेशों की जुबान काट दी जाती थी। और शूद्र के लिए तो बिल्कुल भी जायज नहीं था कि शूद्र इबादत करे या इबादत के करीब जाए। लिहाजा इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हिंदुओं में ये जात पात का निज़ाम ये बर्रे सगीर की इब्तदाई तारीख के अंदर मौजूद था, और इस लिहाज से सबसे घटिया जो कौम समझा जाता था वो शूद्रों को समझा जाता था। और इसके अलावा अब बर्रे सगीर के जो लोग थे वो मुख्तलिफ माशी ज़राए जो है वो इख्तियार किए हुए थे। उसमें से ज़राअत है, चूँकि इसको सोने की चिड़िया इस ज़मीन को कहा जाता है, लिहाजा ज़राअत ज़रखेज़ ज़मीन थी। मजहबी मंदिरों की अपनी ज़मीनें थी, और इसी तरह उनके साथ मामलात को चलाया जाता था। दस्तकारियाँ मौजूद थी, समुद्री तिजारत होती थी, और अरब और अफ्रीका के कई ताजर हिंदुस्तान में आते थे। इस लिहाज से मुआशी एतबार पे ये एक अच्छा इलाका था, जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक के साथ इसका ताल्लुक मौजूद था। अब एक क्वेश्चन ये आया कि जो सब कॉन्टिनेंट का जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सा है। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज इंडिया। इंडिया जो है ये सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा। अब मैं आपको हर मुल्क की अलग अलग स्क्वायर फुट के हिसाब से नहीं बता रहा, ये भी वैसे कर ले तो कोई मसला नहीं, मगर इतनी दकीक मुश्किल सवाल भी नहीं आते। सो आपको ये बता दें कि सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो पूरा एरिया बनता है ना वो 44.9 लाख यानी कि 44.9 लाख स्क्वायर फुट है। ये पूरे बड़े सगीर का, जिसमें भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, इंडिया है, बंगला है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये कंट्रीज सारे मिलते हैं, तो ये इनका कुल रकबा कितना मिलता है 44.9। ये आगे पीछे हो सकता है, मगर मारूफ और यही आपको जवाब होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल आ जाता है कि सबसे पुरानी तहजीब कौन सी है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे पुरानी तहजीब है वो यही है इंडस वैली, इस सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने याद रखना है कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज अर्लीस्ट नाउन अर्बन कल्चरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपने याद रखना है। यहां तक जो अभी बातें हमने की हैं वो आपको हमने की है बर्रे सगीर की इब्तदाई तारीख के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें अगरचे थोड़ी सी होंगी मुश्किल, मगर ये आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैं एक बेस से लेके जा रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला इसी बुनियाद पे आपको आगे पढ़ाएंगे। यहां तक हमने पढ़ लिया कि वादी सिंध की तहजीब है क्या, बर्रे सगीर क्या है, कौन कौन से कंट्रीज हैं, क्या हालात है उस वक़्त के, और उसके बाद अब क्या है। अब देखिए एक वो जो एरिया है जब मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, इनका दौर है, और ये वो दौर है जब सिंध पे मुसलमानों के हमले शुरू हुए। अब देखिए अगर हिस्ट्री देखा जाए, ये भी सवाल आपको एक दफा लेक्चर में ये आया था कि बर्रे सगीर पर सबसे पहला हमला किसके दौर में हुआ था, तो ये खलीफा राशिद सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ था, और मकरान के साहिल तक इस्लामी फौजें जो है वहां पे पहुंची हैं। और उस वक्त भी चूंकि इस इलाके में शरपसंदी बहुत ज्यादा थी और उनके खिलाफ एक लश्कर भेजा गया था। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के दौर में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की क़यादत में एक काफिला भेजा गया था, यानी कि खिलाफत राशिदा के दौर से ही यहाँ पे इस खित्ते पे जो है वो फौजें, इस्लामी फौजें आती रही हैं। मगर जो बर्रे सगीर है सब कॉन्टिनेंट, इसका एक खास पहलू है, ठीक है, इसका एक खास पहलू आपको ये बता दें, वो क्या है कि सिंध पे जब हमले हुए हैं ना, उसकी कोई एक वजह नहीं थी। हम लोग एक वजह ही समझते हैं और शायद उसी को मारूफ समझा जाता है। तो इस हवाले से आप देखें तो चूंकि इससे पहले 3 तहजीबें मैंने आपको बता दी, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन और इसके अलावा इंडस वैली। अब इंडस वैली के अंदर
पूरी ये एक खिता था जिसको बरे सगीर कहते हैं। इस खिते का एक दरवाजा समझा जाता है, वो है दीबल। दीबल ये सिंध का पुराना नाम है, ठीक है, दीबल। और इसको बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, ये भी पेपर में आ चुका है, बड़ा मारूफ सवाल है। बाबुल इस्लाम, इस्लाम का दरवाजा किसको कहा जाता है? सिंध को। और सिंध का पुराना नाम क्या है? दीबल। और इस पे हुकूमत किसकी थी? राजा दहर की, ठीक है। अब इसको राजा दहर का बेटा था जयपाल, ठीक है, और जयपाल का बेटा था आनंदपाल। ये आप जरा सीक्वेंस देखते जाइएगा। तो अब बाबुल इस्लाम जो है वो कहां से? मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह आए, मकरान के साहिलों से होकर बाबुल इस्लाम सिंध को फतह किया और फिर दीबल फतह की, फिर राजा दहर को शिकस्त दी, फिर उनके बेटे, और उसके बाद वो 3 साल का अरसा है और उसके बाद वो चले गए। अब इसकी जो वजूहात हैं वो बताना मकसद है कि सिंध की फतह जो है और बरे सगीर में आमद जो है उसकी क्या वजह थी। देखिए, एक तो ये वजह थी कि राया से बुरा सलूक किया जाता था। राजा दहर जो स्याह सफेद का मालिक समझा जाता था, जिस पे चाहता था जुल्म और सितम गर्म करता था। अब उस दौर में चूंकि राजा दहर हिंदू था, राजा दहर हिंदू था, उस दौर में एक थी बुद्ध मत वाले। अब बुद्ध मत उस वक्त बड़े कमजोर ख्याल किए जाते थे और ये मुश्तमिल थे जाटों पे, यानी कि जाटों और लोहाना कबाइल के जो लोग थे वो इन इलाकों में आबाद थे। जाट और लोहाना ये कबाइल के लोग आबाद थे। अब राजा दहर इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम करता था, जिसकी वजह से बुद्धों के रहनुमाओं ने किसको दावत दी थी? मोहम्मद बिन कासिम को। यानी कि बेसिकली अब ये भी आपको बता दें, मोहम्मद बिन कासिम को डायरेक्टली ये दावत नहीं है, बल्कि इससे ताल्लुक पहले जो है ना वो आपके एक राह की बता देता हूं। उस वक्त हुकूमत थी बनु उमैया की। कहां पे? पूरे आलम इस्लाम के अंदर जो हुकूमत थी वो बनु उमैया की थी। और बनु उमैया के उस वक्त के खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मलक। वलीद बिन अब्दुल मलक ये खलीफा थे। अब वलीद बिन अब्दुल मलक के गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ। और इन्होंने एक सिपा सलार मुकर्रर किया था मोहम्मद बिन कासिम को, जो इनके भतीजे भी थे और दामाद भी हैं, तो इनको सिपा सलारी मुकर्रर की थी, ठीक है। अब एक तो ये था कि बुद्ध मत के जो रहनुमा हैं उन्होंने खलीफा हज्जाज को कहा कि हमें इनके जुल्म सितम से निजात दिलाएं। बहरहाल इसके हवाले से भी चूंकि उनको ऊपर मजहबी तासुब इतना ज्यादा था राजा दहर पे कि पगड़ी जो बुद्ध मत है वो पगड़ी नहीं पहन सकते, रेशमी कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते, घोड़सवारी नहीं कर सकते, और इसी तरह बहुत ज्यादा पाबंदियों में जकड़े हुए बुद्ध मत थे। और इस जुल्म और सितम की वजह से बुद्ध मत ने मदद मांगी थी हज्जाज बिन यूसुफ से। एक तो ये था, क्योंकि हमें लोग यही बताते हैं कि सिर्फ वो एक औरत की पुकार पे आया था। खैर वो भी बात ठीक है, मगर ये भी वजूहात थी, पस मंजर में ये भी कुछ चीजें थी। हज्जाज बिन यूसुफ को एक अलग बात है कि आपको इल्म होगा कि बनु उमैया का जो दौर है ये फतुहात का दौर है। और कहां पे पहुंचे हैं मुसलमान? बरसगीर एक और अफ्रीका दो। अफ्रीका यानी कि यहां तक मुसलमान स्पेन फतह कर रहे हैं, उंदुलस यानी कि फतह कर रहे हैं मुसलमान। इसी तरह जो बरसगीर के इलाके वहां पे आ चुके हैं। तो फतुहात बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और हज्जाज बिन यूसुफ को फतुहात का एक बहुत ज्यादा शौक था। लिहाजा एक तो यह वजह कि फतुहात का शौक, दूसरा राया के साथ बुरा सलूक था, तीसरा सिंध जो है ना ये दीबल, मैंने आपको बताया ये बरसगीर का दरवाजा था। इस लिहाज से भी मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि इस इलाके में दाखिल हुआ जाए। और पांचवी जो चीज है वो हज्जाज बिन यूसुफ के इलाके से कुछ बागियों का एक ग्रोह था जो हज्जाज बिन यूसुफ से भागकर राजा दहर के पास आ चुके थे और इसने उसको पनाह दी थी और वापसी का भी इनकार किया था, जिसकी बुनियाद पे हज्जाज बिन यूसुफ को एक अलग गुस्सा था, ठीक है। इसके बाद जो बड़ी वजह बनी, जिसको हम कहते हैं कि जो फौरी वजह बनी, ये चीजें आपको उम्मीद करता हूं कि समझ आ रही होंगी। जो फौरी वजह बनी है ना, चूंकि बरसगीर के अंदर कौन थे लोग? ताजर, अफ्रीका और अरब
अरब से। अब अरब के लोग एक इलाके में तिजारत करते थे, वहां पे रहते थे, वो है सरनदीप। ये आपको पता है सरनदीप, ये नाम है श्रीलंका का पुराना, ठीक है। सरनदीप जजीरा उस वक्त हम कहते थे। तो ये श्रीलंका का जजीरा है, इस इलाके में काम करते थे और उनके कुछ लोगों की यहाँ पे अमवात हुई। कुछ लोग वो थे, उनके बेवाएं, उनके बच्चे, और इसके साथ साथ कुछ श्रीलंका के मुसलमान लोग थे जो हज की गर्ज से अरब जा रहे थे। अब हुआ वही एक मारूफ वाकया के, एक तो वो लोग थे कि जो वापस जा रहे थे, तो श्रीलंका का जो राजा था उन्होंने उन बेवाओं को और जो एक काफिला था उसको बसरा की तरफ रवाना किया, और लंका के उसमें भी लोग थे जो हज के लिए जा रहे थे। 8 जहाज रवाना किए गए। अब ये जब जहाज यहां पे पहुंचे तो सिंधी बहरी कज़ाकों यानी कि डाकुओं ने उसको लूट लिया, जिस पे पूरा इख्तियार था राजा दाहिर का। लिहाजा वो जब लूट लिए गए तो एक जो खातून है उसने कबीला यरजू की एक औरत थी, उसने एक खत लिखा था, और फिर उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से इजाजत लेने के बाद मोहम्मद बिन कासिम की आमद हुई। पहले 6000 इसमें शामी फौज थी, मुल्क शाम की यानी कि शामी फौज। फिर इसमें 6000 इराकी फौज शामिल हो गई, ठीक है, 6000 इराकी फौज। ये तकरीबन 12000 की फौज का लश्कर लेकर 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम मकरान के साहिल से होता हुआ मकरान और सिस्तान के साहिल से होता हुआ यहां पे पहुंचे, और इसमें 3000 जो है बार बरदार यानी कि बोझ उठाने वाले जो ऊंट थे वो भी इसमें मौजूद थे, और उसके साथ आप यहां पे आए। अब आपको इल्म होगा कि हमने एक बड़े अरसे पहले इब्तिदा में एक पढ़ा था उरूस नामी मंजनीक, ठीक है। अब ये जो वो मंजनीक है कि जो यहां पे भेजी गई थी, बड़े बड़े जो है ना, जो 3000 ऊंट है तो उसके साथ। अब ये बड़े बड़े किलों को तोड़ने के लिए ये भारी पत्थर उठा के फेंकती थी, ये इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ साथ चूंकि मुसलमान जंगों से वाकिफ थे, इन्होंने क्या किया कि बगदाद से सफर जो है वो सिंध एक तवील सफर है, तो आमदो रफ्त के लिए और खतो किताबत के लिए आपने मुख्तलिफ जगहों पे चौकियां कायम की और वहां पे अफवाज भी तैनात की, ताकि फौरी भी किसी भी लिहाज से कोई जो है इमदाद पहुंच सके। तो अब ये बगदाद और सिंध का ये कहा जाता है कि इतनी जबरदस्त एक सिस्टम उस वक्त बनाया गया था कि बगदाद से सिंध का सफर जो है 7 दिन में, यानी कि कोई पैगाम बगदाद से चलता था तो सिंध में 7 दिनों के अंदर पहुंच जाता था। इस अंदाज में ये मुहिम जो है उसको इख्तियार किया गया है, और उसके साथ फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध के अंदर दाखिल हुए। अब जब दाखिल हुए हैं तो सबसे पहला जो है वो दीबल जो है वहां पे आए और देखा कि एक बड़ा मंदिर है जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, और उस झंडे को इस चीज की इलामत तस्वर किया जाता है कि अगर ये झंडा जब तक ना गिरेगा तो भगवान उनके साथ है, लिहाजा वो फाते रहेंगे। तो फिर कुछ दिक्कत हुई मोहम्मद बिन कासिम को, हज्जाज बिन यूसुफ का पीछे से पैगाम आया कि मंजनीक के साथ उस मंदिर पे पत्थर बरसाएं, उस झंडे को गिराएं, और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने वही किया और उसके साथ वो पत्थर गिराए, और इसी तरह राजा दाहिर जो है वो भाग गया। अगरचे राजा दाहिर जो है उसको एक शामी नौजवान ने उसको फिर कत्ल कर दिया। इस तरह मुसलमानों की पहली फतह जो दीबल की फतह है वो हुई। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे मुहिमें हुई हैं, और 93 हिजरी के अंदर राजा दाहिर जो कत्ल हो गया, और फिर जय सिंह जो है उनका बेटा था, उसने ब्राह्मणाबाद वहाँ पे आबाद हो गया, और वहाँ फिर मोहम्मद बिन कासिम ने उसका साथ मुकाबला किया। और आगे बढ़ते हुए आपने पिछले इलाके, ये नहीं है कि वहाँ पे जुल्म सितम किया, उनको आज़ादियाँ दी, मुसलमानों को उनकी खिदमत के लिए लगाया। और जैसे हिस्ट्री हमें ये बताती है
कि एक अच्छा सलूक उनके साथ किया गया, जिसकी बुनियाद पे मुसलमानों के पिछड़े इलाके भी महफूज होते गए और आगे इलाके भी उनको मिलते। और इसी तरह फिर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते हुए मुल्तान तक आए। ठीक है, अब जब मुल्तान पहुंचे हैं तो यहां पे भी एक जो है बड़ी मुहिम थी, और यहां के एक राजा थे गौर सिंह, जो कि चचाजाद था राजा दहर का। उसके साथ मुकाबला हुआ गौर सिंह के साथ, और ये मुहासरा जारी रहा 2 माह तक जारी रहा, और फिर आखिरकार मुसलमानों को इसमें भी फतह मिली, और मुल्तान तक का इलाका 3 साल के अरसा में जो फतह हो गया मुल्तान तक है। और फिर अच्छा निज़ाम नस्क, अच्छा निज़ाम, मरकज से राब्ता और झैली तकसीम और इलाकों की तकसीम, इनकी एक अच्छा सिस्टम, और अब मजहबी आज़ादी देकर मोहम्मद बिन कासिम को एक ख़ास वाक़े के तहत फिर उनको वापस बुला लिया गया और माजूल कर दिया गया। और मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 को आए थे, 715 जो है वो ईस्वी को वापस चले गए। 3 साल का अरसा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुसलमानों की जो है वो इस्लामी हुकूमत जो है वो बन गई, और इस तरह बरे सगीर के अंदर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया गया। तो ये एक तारीख है, ये एक बुनियादी तारीख जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो कि बरे सगीर के हवाले से। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, बरे सगीर का माना मफहूम, बरे सगीर की तारीख और सिंध पे हमले, और उसके बाद मुसलमानों की इस्लामी हुकूमत का क़याम। अब इसमें ये बड़ी दफ़ा सवाल आया हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम कब आए, हिजरी के हिसाब से भी पूछा जाता है 93 हिजरी, यानी कि 92 में आए थे, 93 हिजरी में ये फतुहात हो गई, और उसके बाद जो है 3 साल यहाँ पे रहे हैं, 715 में वापस चले गए। किन किन के साथ क्या मुकाबला हुआ, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, और इसके साथ साथ मज़ीद चीज़ें भी अभी आपको इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, कुछ नोट्स भी आपको भेजेंगे। अब यहाँ पे हमारी वो हुकूमत शुरू हो जाती है जो इस्लामी हुकूमतें समझी जाती हैं, और उसमें मुख्तलिफ अदवार हैं, और वो अदवार आपने ज़रूर याद रखने हैं, उनके पहले बादशाहों के नाम ज़रूर याद रखने। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन का पक्का सवाल होता है कि कभी किसी का दौर पूछ लिया जाता है, जैसा कि हम तरतीब के साथ पढ़ेंगे। गजनी दौर, गौरी दौर है, इसके बाद गौरी ख़ानदान, गजनी ख़ानदान, फिर आगे दीगर जो ख़ानदान गुलामा में आते हैं, फिर हम आगे इस तरह पढ़ते जाएंगे तो मुगलिया सल्तनत तक ये आपका दौर जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट सारी होगी। और यही आपका सिलेबस है, यही आपको पीएमएस में आता है, यही आपको सीएसएस की जो पाकिस्तान अफेयर्स है वहाँ पे आता है, जनरल नॉलेज में आता है, और यही चीज़ें आपको एजुकेटर्स के अंदर और जनरल जो चीज़ें वो आने वाली हैं। सो कंबाइंड सिलेबस है, और उस अंदाज में आपको करवा रहे हैं कि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अब जी हम बात करेंगे गजनी सल्तनत, इसको गजनवी भी कहते हैं। गजनी सल्तनत जो है ये एक बड़ी मशहूर और मारूफ सल्तनत है, जिसका आगाज जो है वो हुआ है 962, ये आपने याद रखना है, 962 ईस्वी से 1186 ईस्वी। अच्छा, बास का छोटी मोटी कोई किताबों में चूंकि मुख्तलिफ तारीखों के हवाले से भी आ जाता है, लिहाजा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गजनी सल्तनत का आगाज 962 ईस्वी से 1186 ईस्वी तक इसका दौर है, और इसमें सबसे पहले खुद मुख्तार जो हुकूमत थी उसका आगाज किया था वो अलुब्तगीन थे। अलुब्तगीन जो है ये है गजनी सल्तनत के बानी। ठीक है, गजनी सल्तनत के बानी जो है वो अलुब्तगीन है, और इन्होंने 963 में बाकायदा तौर पर 963 में बाकायदा तौर पर ईस्वी में इन्होंने इसका आगाज किया। 962 में चूंकि इनकी फतुहात चल रही थी जो सानी जो है हुक्मरान थे उनके साथ। अब देखिए बेसिकली अलुब्तगीन एक तुर्की गुलाम था। ठीक है, एक तुर्की गुलाम था, और सामानी जो हुक्मरान थे नसर बिन इस्माइल, उसने इनको आजाद किया था, खरीद कर आजाद किया था। कि एक गुलाम थे, तुर्की गुलाम नसर बिन इस्माइल, जो कि एक सामानी हुक्मरान थे उस वक्त जो सल्तनत चल रही थी ईरानी, तो उन्होंने इसको आजाद किया था। फिर इसके बाद
अमीर अब्दुल मलिक की वफात के बाद अलब्तगीन चाहते थे कि अमीर अब्दुल मलिक के जो नाबालिग बेटे हैं वो तख्त नशीन हो जाएं, मगर कुछ लोगों की वजह से ऐसा ना हो सका और इसके बाद अलब्तगीन इस इलाके को छोड़कर चले गए। बाद में अलब्तगीन ने जो सिपा सलारी हासिल की है, क्योंकि एक सिपा सलार थे उस वक्त के सामानी हुक्मरान के नूह बिन नसर के बाद अब्दुल मलिक ने इसको बल्ख का हक बना दिया था और इसके बाद फिर खुरासान के लश्कर का भी इनको सरबराह बनाया था। आपने इसमें ये याद रखना है कि गजनी सल्तनत के बानी कौन है, गुलाम किसके थे, किसने आजाद किया, और गजनी सल्तनत का आगाज कब से कब तक है। बस मैं डिटेल के लिए आपको बता रहा हूं कि ये आगे तफसील है, बाज़ का लोग परेशान हो जाते हैं। तो सिंपल सा सवाल यही है कि गजनी सल्तनत का बानी, ठीक है। तो इसके बाद आप अमीर मंसूर जो है सामानी हुक्मरान, इसके खिलाफ नाकाम रहा, यानी कि फिर जिनके अंडर ये काम कर रहे थे फिर उन्हीं के खिलाफ आए और फिर उस वक्त सामानी हुक्मरान था अमीर मंसूर, वो इसको गिराना चाहता था मगर नाकाम रहे और फिर इनके दरमियान वायदा हुआ और अलब्तगीन की गजनी सल्तनत को बाकायदा तौर पर खुद मुख्तार सल्तनत तस्लीम कर लिया गया और इस तरह 963 ईस्वी में जो है अलब्तगीन ने गजनी सल्तनत का आगाज कर दिया और इसी तरह 14 साल जो है इन्होंने हुक्मरानी की, 976 तक 14 साल। सिर्फ इतना याद रख ले कि कितने साल की है, ठीक है, और कब से आगाज की है, ये वाला याद रख लेंगे तो काफी होगा। अब इसके बाद अलब्तगीन की वफात हुई जब 976 ईस्वी में, तो इसके दूसरे अहम बड़े हुक्मरान थे, वो आपने सुने भी हैं, वह है सब्तगीन। अब ये जो हुक्मरान हैं, आपको इल्म है, ये बेसिकली इन्होंने अलब्तगीन के बाद हुकूमत की है 970 से 997, 977 से 997 तक इन्होंने हुक्मरानी किया। अब सब्तगीन क्या थे, क्या उसके बेटे थे? नहीं, ये अलब्तगीन असल में एक सब्तगीन तुर्क सरदार थे और सब्तगीन जो है इन्होंने इसको खरीदा था नीशापुर के बाजार में, गुलाम की हैसियत से फरोख्त हो रहे थे, तो सब्तगीन ने इसको खरीद लिया था और इनके अंदर इतने हुनर और कमाल देखकर आपने अपनी फौजों का सिपा सलार भी बनाया। ना सिर्फ सिपा सलार बनाया बल्कि आपने सब्तगीन को अपनी दामादी में लिया, यानी कि किसके? अलब्तगीन। अब अलब्तगीन के दामाद थे सब्तगीन, बेटी अलब्तगीन की इनके घर थी और उसके साथ साथ आपको एक खिताब दिया गया था अमीरुल उमरा, अमीरुल उमरा। अच्छा, ये बात का चीजें इंग्लिश में भी आती हैं मगर चीजें जब उर्दू में आपको समझ आ जाएगा तो सेम अल्फाज के साथ आती हैं, ये याद रख लीजिएगा। थोड़ी बहुत वो लफ्ज होता है, बाकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका अच्छा होना चाहिए कि आपको चीज समझ आ रही है एक तरतीब के साथ। सो इंग्लिश में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल सीधे सीधे वो टर्म्स यही इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखिए, अमीरुल उमरा का खिताब किसने दिया? ये अलब्तगीन ने दिया था। किसको? सब्तगीन को। तो इस लिहाज से आप देखें तो इनकी 20 साल की हुकूमत है। इन्होंने कितने साल की है? 20 साल। ये आपको यहां से नजर आ रहा है, ठीक है। 20 साल की हुकूमत की है सब्तगीन ने और उसके बाद है इनके बेटे सुल्तान महमूद गजनवी, सब्तगीन का बड़ा बेटा था सुल्तान महमूद गजनवी, जिसके बारे में हम कहते हैं कि गजनी सल्तनत के बानी हम मशहूर उसके हवाले से हैं मगर उनके बानी अलब्तगीन हैं, ठीक है। तो अब गजनी सल्तनत के जो अहम फर्द थे वो है सब्तगीन के बेटे अलब्तगीन, सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी जी। ये सबसे बड़े बेटे हैं। 1 नवंबर 971 ईस्वी को पैदा हुए थे और इस लिहाज से इनका लक़ब था अमीरुल मिल्लत। ये याद रखने वाली चीज है, अमीरुल मिल्लत इनका लक़ब है, ठीक है। यमीनुद्दौला
ये भी इनका लक़ब है। सो ये दो अलक़ाबात के हवाले से सुल्तान महमूद गज़नवी जाने जाते हैं। और तख्त नशीनी के वक्त जब ये तख्त पे बैठे हैं तो उस वक्त इनकी उम्र थी 27 साल। 27 साल की उम्र में ये तख्त नशीन हुए थे। और इन्होंने जयपाल का जो बेटा था अनंदपाल, वो जो 3 लाख फौज लेकर आया था, उसको शिकस्त दी थी। तो इस लिहाज से जो सुल्तान महमूद गज़नवी है उसका दौर एक बड़ा अहम दौर है, जिसके हवाले से मज़ीद तफासील भी आपको शेयर की जाएंगी। अभी चंद एक बातें उसके बारे में बताने वाली है। देखें, सुल्तान महमूद गज़नवी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसको देखते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू वो है जो एक लिबरल ब्यूरोक्रेसी का है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस्लामिक थिंकर लोगों का है, जो इस्लामिक सोच रखने वाले हैं। तो इस लिहाज से एक पॉइंट ऑफ व्यू है हकीकत पसंदाना, ठीक है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखिए, सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में अभी आपको पिछले दिनों देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था, ठीक है। अब लोग ये समझते हैं, ये लिबरल ब्यूरोक्रेसी वो ये कहती है कि सुल्तान महमूद गज़नवी का एक ही मकसद था, और वो ये था कि वो बरसगीर पे हमले करता था और सोने जायदाद और सारी चीज़ें, माल जवाहरात लूट के चला जाता था। दूसरी राय ये है, जो एक पॉजिटिव थिंकर हैं और इस्लामिक सोच रखने वाले हैं, उनकी बात यह है कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। वो एक कमांडर था, सिपा सलार था, और उसने इस्लाम की जो दागबेल है वो बरसगीर के अंदर डाली, और मुसलमानों ने वो इलाके फतह किए, और ख़ास तौर पर मुसलमानों की धाक बिठाई, और वो शिर्क के खिलाफ था, इन चीज़ों के खिलाफ। एक ये है। अब जो मोतदिल जो अब राय है वो बात ये है, आप ये कह सकते हैं, ये मेरी अपनी राय है, कि सुल्तान महमूद गज़नवी, क्योंकि उसके 16वें जो हमले से हमें नजर आता है ना, क्योंकि सुल्तान महमूद गज़नवी के जो 17 हमले हैं, बड़े मारूफ है 17 हमले, ठीक है, मैं सब गिनवाना नहीं चाहता। पहला हमला जो उसने किया ना, ये याद रखिए, दर्राए खैबर के इलाकों की फतह है, दर्राए खैबर के इलाकों की तस्खीर की है, और ये 1000 ईस्वी में था, ठीक है, दर्राए खैबर के। दूसरा हमला जो हुआ था वो जयपाल से जंग थी 1001 में, ठीक है। अब इसके अलावा भी हमले हुए हैं। पंजाब का जो हमला हुआ था ना, वो 6ठे नंबर पर था, मैं तीसरा नहीं लिख रहा, ये 6ठा। पंजाब पे जो हमला हुआ था, पंजाब पे हमला और कब्जा और तस्खीर, फतह किया, पंजाब की फतह, ठीक है। इसके अलावा जो 16वां हमला था ना, ये बड़ा अहम है, क्योंकि 16वां हमला तारीख में याद रखा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा है, सोमनाथ के मंदिर। अब आपको ये बता दें कि हिंदुओं के 3 खुदा हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ठीक है। अब यहां पे सोमनाथ का जो मंदिर है, यहां पे हिंदुओं के एक बड़े खुदा है शिव जी, ठीक है, उनका बहुत बड़ा मंदिर था, और इसमें हीरे जवाहरात सोना हर चीज मौजूद थी। अगरचे ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, और हिंदू किसी भी सूरत पे इस पे कब्जा नहीं करने दे रहे थे, और लड़ाई हुई, और बड़ी खूनरेज लड़ाई हुई। इसके बाद जब उनको पता चला, जब मंदिर के ऊपर संगबारी हुई, गिराया जाने लगा, तो उस वक्त इन्होंने, हिंदुओं के बड़े बड़े पंडितों ने बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात की ऑफर की। ये तारीख कहती है, तारीख में लिखा हुआ है, ऑफर की कि आप हमसे ये मालो मता, ये हीरे जवाहरात ले लें। और तारीख ये कहती है कि उस वक्त सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा था कि मैं बुत शिकन हूं, बुत फरोश नहीं, बुतों को तोड़ने वाला हूं, बुत फरोश नहीं। अब इस एक जुमले से मैं ये समझता हूं कि सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में एक मोतदिल राय यही है कि वो इस्लाम के एक अजीम सिपा सलार थे, और उन्होंने जो बरसगीर पे हमले किए हैं, उसके पसे मंजर में सबसे बड़ी एक चीज तो यही थी कि वो यहाँ पे मंदिरों को गिराकर और इस्लाम का बोलबाला करना चाहते थे। मगर दूसरे लिहाज से, क्योंकि जंगों में मादी जो फवायद है उसका हसूल भी हर एक के लिए लाजमी होता है, लिहाजा मादी वसाइल का
हुसूल भी उनके यहाँ पाया जाता है। सो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ना तो उनका टोटल ये था कि वो सिर्फ पैसे के लिए और यहाँ पे हीरे जवाहरात के लिए यहाँ पे आए थे, और ना ये कह सकते हैं हम कि उनका सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू था, मगर अहले इस्लाम और जो इस्लामिक सोच रखने वाले उनके यहाँ यही है। मैं आपको इसलिए ये पॉजिटिव और दरमियानी राह बता रहा हूँ क्योंकि बाज़ का इंटरव्यू जब होता है ना, तो इंटरव्यू में ऐसे ब्यूरोक्रेसी सवाल करती है। तो अब अगर हमारे लोग जो है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उमूमन ये एक ऐसी सोच अपनाती है, तो आप कह सकते हैं कि सर जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं या जितना मुताला मेरा है उनके बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे थे। या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप किसी की बात से आपका एग्री जो है मुत्तफिक होना लाजमी है, ऐसा नहीं है। वो आपकी बात से मुत्तफिक हो या ना हो ये उनका अपना मसला है, आप उनकी बात से ना हो ये आपका अपना मसला है, यानी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बाकी अगर कोई इस बात से सेटिस्फाइड होता है, वो नहीं होता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा मगर दलाइल के साथ और अदब के साथ बात होनी चाहिए, मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और इसी तरह सोमनाथ की मंदिर में जब जो फतह हुई और उसके बाद वापसी पे सिंध के सहरा में से गुजर रहे थे ना, तो फिर इनके खिलाफ यहाँ पे बड़े जो एक सिंधी जाट थे, उन्होंने इनके खिलाफ महाज खड़ा किया और फिर 17वां हमला आपने किया था, आखिरी हमला जिसको हम कहते हैं, वो सिंधी जाटों के खिलाफ था, सिंधी जाटों के खिलाफ। मैं आपको इन सब की तफसील भी भेज दूंगा, मगर पेपर में ये चीज़ें नहीं पूछी जाने वाली, ये चीज़ पूछी जाती है सोमनाथ के हवाले से हमला कौन सा था, ठीक है, और सिंधी जाटों के खिलाफ पहला और आखिरी और मशहूर पंजाब के हवाले से कौन सा था, सोमनाथ का मंदिर किसका था, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बुनियादी यही चीज़ें हैं। और उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी चूँकि वापस चला गया और वहाँ से होता हुआ मलेरिया बुखार के शिकार हुए और बरोज मंगल जो है इनकी वफात हुई 1030 में। इस तरह सुल्तान महमूद गजनवी गजनी सल्तनत का जो बानी है वो जो है इस दुनिया से रुखसत हुआ, और इसके साथ साथ फिर उनके जो जानशीन भी मुकर्रर हुए, उन पे बात करना बहुत ज़रूरी नहीं है। बाकी ये जो गजनी सल्तनत का एक पहलू था, गजनी सल्तनत, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हुई। आज हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया है। एक चीज़ हमने बड़ी तफसील के साथ जो डिस्कस की है वो हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट का माना, सब कॉन्टिनेंट का माना क्या है, सब कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज हैं, इन चीज़ों को देखा है पूरी बेस से। उसके बाद हमने देखा है कि सिंध पे जो हमले हुए उसकी क्या वजूहात थी। इसके बाद जो हमने चीज़ें देखी हैं कि सिंध की हिस्ट्री के बाद सिविलाइजेशंस कौन सी हैं, और साथ में हमने गजनी सल्तनत के जो बानी हैं उनके बारे में पढ़ा है। 3 शख्सियात थी, लब्तगीन, सब्तगीन और सुल्तान महमूद गजनवी, ये 3 बड़े अहम लोग हैं, इनके बारे में आपने पढ़ना है। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि लब्तगीन का ताल्लुक किसके साथ था, किस सल्तनत के साथ, डेंसिटी के साथ था, और सब्तगीन का किस डेंसिटी के साथ था, या सुल्तान महमूद गजनवी का किसके साथ ताल्लुक था, ये सल्तनत कब से कब तक रही है, ये सवाल है बुनियादी तौर पर। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको भरपूर अंदाज में समझ आए होंगे। इसके बाद हमारी स्टेप बाय स्टेप क्लासेस हैं, वो हमने पढ़नी है, हम एक एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे, और इंशाअल्लाह जब आपका हिस्ट्री का पोर्शन मुकम्मल होगा तो मैं उम्मीद भी करता हूँ और ये दावा भी करता हूँ और अल्लाह से तौफीक भी मांगता हूँ कि आपके हिस्ट्री में से कभी भी सिंगल पेपर में, जनरल 1 पेपर जो है उसके अंदर, एजुकेटर्स के अंदर, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये कह लें कि ये जो आलू है, आलू होते हैं ना, हर सब्जी में एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये भी आलू सब्जेक्ट है, इसने हर जगह पे लगना है। चाहे कोई एजुकेटर का पेपर आ जाए, चाहे पुलिस का आ जाए, चाहे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का आ जाए, चाहे पीएमएस का आ जाए, चाहे सीएसएस का आ जाए, चाहे एलडीए का आ जाए, कोई भी पेपर आप उठा के देख लें, इम्तियाज शाहिद की किताब वहां से देख लें, अब सारे के सारे सवालात को 8-10 तो पक्के इनमें से सवालात आते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट से। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक चीज़ कवर होगी, बशर्ते कि आप लोग साथ सारे वर्क करेंगे। तो मिसाली ग्रुप के चैनल पे ये लेक्चर हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, और आपको ये पेड लेक्चर है जो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक की इस पे एक्सेस नहीं होगी, हमारे रेगुलर मेंबर ही इसको देख सकेंगे, और इसके अलावा आज आपको इसके नोट्स और इसके हवाले से दीगर चीज़ें वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आज भी लेक्चर, कल भी हमारे लाइव क्लास है, परसों आप में से ही हम एक डिस्कशन रखेंगे, जो हमने पढ़ाया है आपसे सुनेंगे, और उसके बाद इसका एक टेस्ट होगा
1 से 2 टेस्ट हम लेंगे, जितना पढ़ाया उतने में से आपका टेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, इंशाल्लाह इसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छी तैयारी जो है वो हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमने आपको हर वीक में 3 मॉडल पेपर जो है हल शुदा वो भी आपको भेजने हैं, तो वो भी आपको भेजा करेंगे ताकि हल करके हम भेजेंगे ताकि आप आसानी के साथ उसको बार बार पढ़ सकें। एक हमारा बेसिक सब्जेक्ट्स भी कवर होते जाएंगे और एक तरफ हमारे मॉडल पेपर्स भी कवर होते जाएंगे, हमारी टेस्टिंग भी होती जाएगी। ये मेथोडोलॉजी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब गिरदनवा में आपको नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह हमेशा खुलूस के साथ कोशिश की है और इसी कोशिश को अल्लाह ताला ने रंग लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मिसाली ग्रुप अपनी पहचान रखता है और आप सबके ताउन का बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। और मिसाली ग्रुप के हवाले से आपसे एक ही दरख्वास्त है, इसके बारे में अपने दोस्त अहबाब और जितने भी जाने वाले उसके बारे में लाजमी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।